नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 12 फरवरी की हम सभी शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं, चाहे वह थर्ड शिफ्ट का हो, सेकंड शिफ्ट का हो, फर्स्ट शिफ्ट का हो, सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो लवंडी में हुआ था। बात करें जो नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। वह सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरुओं में से पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था? अयोध्या को जाना जाता था। साकेत अयोध्या का पुराना नाम था, जिसका उल्लेख अक्सर बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है। यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी था। गुप्त काल के दौरान विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? युद्ध और शांति आता है। बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य और समवर्ती सूची के बीच विषयों को विभाजित करता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। जेल यानी प्रिजन राज्य सूची के विषय हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बात करें जवाहरलाल नेहरू के अन्य प्रमुख पुस्तकों में विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी यानी एन ऑटोबायोग्राफी और पिता के पत्र पुत्री के नाम यानी लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये सभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने यह पुस्तक 1942 से 46 के दौरान अहमदनगर किले में अपने जेल यात्रा के दौरान लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति कब घोषित किया गया था? अप्रैल 2000 में घोषित किया गया था। बात करें भारत में SEZ नीति मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2000 में शुरू किया गया था। पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के द्वीपों सहित कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितना है? 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीप को मिलाकर कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत हुआ था। इसने 16 जनवरी 2016 से काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगलमंगा उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में अगलमंगा उत्सव मनाया जाता है। यह मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। यह नई खेती की जुताई और बुआई से पहले जमीन को शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है। यह अनुष्ठान राख से ढकी जमीन पर मार्च के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इपोवन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए किया जाता है? जूडो में किया जाता है। बात करें जूडो में इपोवन सर्वोच्च स्कोर है, जो आमतौर पर प्रतिद्वंदी को जोर और नियंत्रण के साथ पीठ के बल फेंकने, 20 सेकंड तक पिन करने या सबमिशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलक आदि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। बात करिए, यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य रूप है जो खासकर कोडवा समुदाय द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने दुष्ट आत्मा भस्मासुर का वध करने के लिए अपने मिशन पर 30 अलग अलग नृत्य शैली प्रस्तुत किया था और बोलक आर्ट उनमें से एक है। नर्तक पारंपरिक कोडवा पोशाक पहनते और खुले मैदान में तेल के दीपक की रोशनी में प्रदर्शन करते हैं। कलाकार एक हाथ में याक की खाल यानी चवारी और दूसरे हाथ में कोडवा यानी हंसिया पकड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1996 में किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश प्रक्रिया के देखरेख के लिए 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना किया गया था। इसका गठन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया था। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यानी PSU के विनिवेश पर सरकार को सलाह देना था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किस बीमारी का उपचार या प्रबंधन किया जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज का प्रबंधन किया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय पेनक्रियास द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता यानी टाइप 1 या उसकी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है यानी टाइप 2, तो यह मधुमेह का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्षा, कोहरा और लगभग सभी अन्य मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे मौसम का घर भी कहा जाता है क्योंकि बादलों का निर्माण, बारिश, बर्फबारी, तूफान जैसी सभी मौसम घटनाएं इसी परत में होता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की क्षोभ सीमा कहा जाता है। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। नहरकटिया तेल क्षेत्र असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में हुआ था और 1954 में यहाँ से तेल उत्पादन शुरू हुआ था। यह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख तेल क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बात करें, लाला लाजपत राय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में एक थे। वे लाल बाल पालिन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की त्रिमूर्ति के सदस्य थे। 1920 में उन्हें कोलकाता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बात करें, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का पहला द्वीप जिला है। यह असमिया नौ वैष्णव संस्कृति के केंद्र और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग को बदलने से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में स्थित, इसकी स्थापना 1856 में हुआ था। हालांकि इसकी जड़ें 1824 से जुड़ा हुआ है। यह मुंबई के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। कॉलेज का नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन के सम्मान में रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जमशेदजी टाटा और दादा भाई नौरोजी सहित कई महान हस्तों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। इसकी इमारत अपनी विक्टोरियन गॉथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है और इसे ग्रेड 1 विरासत संरचना का दर्जा प्राप्त है। 2004 में इसे यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के 35 छात्रों को क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के लिए कारण गिरफ्तार किया गया था। अब चलिए 12 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। यह स्मृति ईरानी की पहली पुस्तक है। यह 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों के शहादत की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह लगभग 54 मीटर नहीं 176 फीट ऊंचा है और लाल व बफ स्टोन से बना हुआ, जिस पर सफेद और काले संगमरमर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? 1999 में किया था। यह सम्मेलन फरवरी 1999 में लुसाने, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसी से नवंबर 1999 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का गठन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILO का 113वां सत्र 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। यह सम्मेलन 2 से 13 जून 2025 के बीच ILO मुख्यालय पैलेस डेस लेसन में आयोजित किया गया था। ILO का मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? 1994 में जीता था। यह प्रतियोगिता सन सिटी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड और मिस फोटोजेनिक का खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होना अनिवार्य है? 2 सत्र अनिवार्य है। बात करें अनुच्छेद 85 के तहत 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। आमतौर पर 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई में, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित किए जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया 1817 में भारतीय इतिहास को 3 अवधि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में विभाजित किया है? जेम्स मिली ने किया है। उनकी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 प्रकाशित हुआ था। यह विभाजन शासकों के धर्म पर आधारित था, जो उस समय के भिन्न धर्मों के सह अस्तित्व को अनदेखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन शब्द किन खेल से संबंधित है? हैंडबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित है। बात करें बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लाइन बास्केट से 15 फीट यानी 4.57 मीटर दूर होता है। हैंडबॉल में पेनल्टी लाइन या 7 मीटर लाइन वह जगह है जहां से पेनल्टी थ्रो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो भोजन, काम और उत्पादकता पर केंद्रित था कि सही अवधि क्या हो जाएगा? 1985 से 90 हो जाएगा। 7वीं योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्षित विकास दर 5% था, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.01% रहा, जिससे यह अत्यधिक सफल पंचवर्षीय योजना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? गंगा और सोन का प्रयोग किया जाता था। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है और उत्तर भारत का मुख्य व्यापार मार्ग था। सोन नदी मगध के पश्चिम में बहता था और सुरक्षा के साथ साथ व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क यानी किडनी की सनात्मक और एकात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन यानी वृक्काणु हो जाएगा। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो रक्त को छानते और मूत्र यूरिक बनाते हैं। 2025 में भारत के मराठा सैन्य प्रदर्शन को शामिल करने के बाद भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गया है? 44 हो गया है। इन 44 स्थलों में 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। नवीनतम स्थल मराठा सैन्य प्रदेश है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये गुजरात में है। बात करें, यह गुजरात के सूरत के पास मांडवी में स्थित है। यह 700 मेगावाट के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर वाला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्र है। भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से भाषाओं में से कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूचित भाषाओं की श्रेणी में आता है? मैथिली और संथाली आता है। मैथिली और संथाली को 2003 में 92 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अंग्रेजी और भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पूना समझौता 1932 किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। बात करें, यह समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा केंद्रीय जेल पुणे में हस्ताक्षरित हुआ था। इसने उस अनशन को समाप्त कर दिया जो गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलित वर्ग के अलग निर्वाचक मंडल दिए जाने के विरोध में किया गया था। भारत की 8वीं अनुसूची यानी 22 अनुसूचित भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली 3 भाषाओं कौन सा है? संस्कृत, डोगरी और मणिपुरी सबसे कम बोला जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 22 आधिकारिक भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोला जाता है, उसके बाद डोगरी, फिर मणिपुर का स्थान आता है। झुम्पा लाहिरी की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसे उनकी संस्मरण माना जाता है, जो मूल रूप से इतालवी भाषा में लिखा गया था? इन अदर वर्ड्स हो जाएगा। यह पुस्तक मूल रूप से इतालवी भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी में इन अदर वर्ड्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने इतालवी भाषा सीखने और उसमें लिखने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में कुल घरेलू कच्चा कुकिंग कोल उत्पादन कितना था? 66.821 मिलियन टन था। यह आंकड़ा कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और यह कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लक्ष्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजपुरी क्षेत्र की वह पारंपरिक लोक विद्या जिसमें भावनात्मक कथाएं, दुखद नाटक और गीत शामिल होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है बिरहा कहा जाता है। बात करें बिरहा मूल रूप से अहिर या यादव समुदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है और यह पूर्वी यूपी और पश्चिम बिहार में सबसे लोकप्रिय लोक परंपराओं में से एक है। यह बिछोह के दर्द या जुदाई की पीड़ा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण की घिसावट प्रभाव का उदाहरण है? जूतों का घिसना और रेलवे फुटब्रिज की सीढ़ियों का घिस जाना, ये सभी उदाहरण हैं। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इस हमें चलने और वाहनों को रोकने में मदद करता है, लेकिन साथ ही संपर्क में आने वाली सतहों के घिसाव का कारण भी बनता है। जीपीएस स्पूफिंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। बात करें, जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर किसी डिवाइस जैसे फोन, कार, ड्रोन के जीपीएस से रिसीवर को भ्रमित किया जाता है। यह डिवाइस को यह विश्वास दिलाता है कि वह किसी अन्य स्थान पर है, जिससे नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग गलत हो जाता है। इसके पहले उपयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। अब चलिए इंग्लिश का प्रश्न देखते हैं। कॉन्कर का एंटोनेम पूछा गया, तो कॉन्कर का एंटोनेम जो है डिसएग्री हो जाएगा। कॉन्कर का अर्थ होता है एक या राय या दृष्टिकोण या सहमति होता है, जबकि एंटोनेम डिसएग्री का मतलब असहमत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया। सैटेलाइट का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SATELLIT, सैटेलाइट का बिल्कुल ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। इंटरप्ट का एंटोनेम पूछा गया, नहीं विलोम पूछा गया था। तो इंटरप्ट का मतलब बाधित करना, जबकि कंटिन्यू इसका एंटोनेम करेक्ट हो जाएगा, जारी रखना होता है। इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, इनकरेजमेंट हो जाएगा। ये सभी जो है कंटिन्यू का सिनोनिम या इंटरप्ट का एंटोनेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेडोलेंट का गलत वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था। इस पर सही की बात करें तो REDOLENT, रेडोलेंट का बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थान से था आई एम सॉरी टू डिक्लाइन योर सजेशन डैश योर नॉलेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्पाइट करेक्ट हो गया है। आई एम सॉरी टू डिक्लाइन योर सजेशन डिस्पाइट योर नॉलेज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और जो पूछा गया था, एम्बियंस का सही वर्तनी वाला शब्द AMBIENCE करेक्ट हो जाएगा एम्बियंस का। बात करें एक और रिक्त स्थान वाला पूछा गया था, शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग डैश द पुअर सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर क्या फील होगा? यहाँ पर अबाउट फील हो जाएगा। शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट करेक्ट हो जाएगा। एक इडियम पूछा गया था, अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग का इडियम क्या हो जाएगा? अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंड टू बी हार्मलेस हो जाएगा। इसका अर्थ की बात करें, एक खतरनाक व्यक्ति जो हानि रहित होने का दिखावा कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इडियम पूछा गया था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का इडियम क्या हो जाएगा? अ क्रिटिकल या irreversible movement in process, decision और जर्नी where it is impossible to go back, यानी इसका अर्थ की बात करें वह चरण जिस पर एक अपरिवर्तन निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SPPL योजना का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप की बात करें, स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडरजेंड लैंग्वेज हो जाएगा। बात करें संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण और परीक्षण की योजना, इससे संबंधित हो जाएगा। यह योजना भारत की लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान उन लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण पर काम करता है जो देश भर में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोला जाता है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बात करें 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर 14 राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल तभी किया गया था जब उनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था। द्वितीय चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक था। बात करें भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं बल्कि 1955 में हुआ था और इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम्मी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सम्मी नृत्य की बात करिए पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पंजाब के आदिवासी समुदाय के महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाब के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा जो पुरुषों का सबसे प्रमुख नृत्य है, बैसाखी के दौरान फसल कटाई पर खुशी में किया जाता है। गिद्धा की बात करें तो महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों में घेरा बनाकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। झूमर एक धीमी गति का नृत्य है जो विशेष रूप से शादी में किया जाता है। किकली की बात करिए युवा लड़कियों द्वारा जोड़ी बनाकर हाथों में हाथ डालकर गोल घूमते हुए किया जाता है। मालवाई गिद्धा ये मालवा क्षेत्र के एक अनूठा नृत्य है जिसमें लोक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। लुड्डी की बात करिए नर्तकियों द्वारा सिर के मूवमेंट और शरीर की घुमावदार हलचल के साथ किया जाता है। और जागो आमतौर पर शादी के दौरान घर में खुशी मनाने के लिए किए जाते हैं। ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? बात करें सालाबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि मराठा साम्राज्य यानी महादजी शिंदे के माध्यम से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रतिनिधि के मध्य बीच हुआ था। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति बना रहा था। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया और सालसेट व भरूच जैसे क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण बना रहा। अन्य महत्वपूर्ण संधि की बात करें तो सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत, पुरंदर की संधि 1776 और नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बसीन की संधि की बात करें 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ा था। देवगांव की संधि 1803 भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग मस्तिष्क यानी ब्रेन हो जाएगा। मस्तिष्क की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शरीर के सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सेरेब्रम की बात करें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो याददाश्त, बुद्धि और सोच के लिए जिम्मेदार होता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन और मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन और हृदय गति जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन की बात करिए तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मानव मस्तिष्क कपाल यानी क्रेनियम या स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है और मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत में पहला राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप वर्ष 1966 में आयोजित किया गया था। बात करें इसकी शुरुआत जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया JFI के गठन के बाद हुआ था, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। JFI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जूडो की शुरुआत जापान में जिगोरो कानो द्वारा किया गया था। पुरुषों के लिए जूडो की पहली बार 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। महिलाओं के लिए जूडो को 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। भारतीय जूडो खिलाड़ी ने पहली बार 1986 के सियोल एशियाई खेल में पदक जीतकर अपनी पहचान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? विकल्प के अनुसार महानदी ऑप्शन दिया गया जो प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी वे नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप पठार और मध्य भारत की पड़ोसी पहाड़ियों से निकलता है। ये मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, यानी ये मौसमी नदियाँ होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सहावा पर्वत श्रेणी से होता है। यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी की बात कर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय नदियाँ हैं जो ग्लेशियर पिघलने से निकलता है और पूरे वर्ष पानी रहता है। इसे सदाबहार नदी कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। महानदी को अक्सर उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बहुत तबाही होता है। गोदावरी को उसके लंबाई और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी में जो अरब सागर में गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। हवा महल की 5 मंजिला इमारत का आकार भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में कछवाहा राजपूत शासक सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसे वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। इस महल में 953 बेहद खूबसूरत छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव ओल्ड गोवा स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में आयोजित किया जाता है, जहां संत के पवित्र अवशेष रखे हैं। मुख्य उत्सव से 9 दिन पहले प्रार्थना शुरू हो जाता है, जिन्हें नोवेना कहा जाता है। यह दिन सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और उन्हें गोवा का रक्षक कहा जाता है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बैरोको वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। गोवा के अन्य त्यौहार की बात करें तो कार्निवल फरवरी, सिग्मो मार्च और साओ जुआ जून के महीने मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है, जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? पदावली कीर्तन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह पश्चिम बंगाल की एक अत्यंत समृद्ध और पुरानी संगीत परंपरा है। यह मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं पर आधारित है। इसकी लोकप्रियता 15वीं से 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व वाले वैष्णव भक्ति आंदोलन के दौरान बढ़ा था। इसमें प्रयुक्त होने वाले पद गीत महान कवि जैसे चंडीदास विद्यापति और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। इसे अक्सर सामूहिक रूप से गाया जाता है, जिसमें खोल यानी एक प्रकार का मृदंग और झांझ का प्रयोग किया जाता है। यह संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना का एक मार्ग माना जाता है। पश्चिम बंगाल का बाउल गान भी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक संगीत, जिसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु का आधुनिक संकीर्तन आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? अप्रैल 2020 में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था। 2020 में अन्य प्रमुख बैंक विलय की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था, जिसे पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। 2019 बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंडेलिबल? तो इंडेलिबल की बात करें तो INDELIBLE करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता अमिट या जिसे मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्यूरुलस का स्पेलिंग पूछा गया था। तो RULOUS क्यूरुलस का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यूरुलस का अर्थ होता है शिकायती या झगड़ालू स्वभाव वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें 1948 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार प्रदान करना है। यह सरकार को जनगणना अधिकारी को नियुक्ति करने और जनता से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा यह है कि यह जनगणना के दौरान एकत्र किए गए व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की गारंटी देता है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किसी अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम नागरिकों के लिए जनगणना के दौरान पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए अनिवार्य बनाता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, जनगणना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार ही इसे करा सकता है। नोडल मंत्रालय की बात करें, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली पूर्ण नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है।
पिछली जनगणना 2011 में हुआ था और जो 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना था। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे जो मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहा जाता है। सितंबर 2024 में चमरान-1 नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? चमरान-1 नामक उपग्रह ईरान देश द्वारा 14 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह ईरान का अनुसंधान उपग्रह है। इसे कायम 100 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो जो एक ठोस ईंधन वाला 3 चरण वाहक रॉकेट है। इसका मुख्य कार्य ऑर्बिटल यानी मैन्यूवरिंग यानी कक्षीय पैंतरेबाजी तकनीक का परीक्षण करना है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणाली का मूल्यांकन करना है। इसे पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्फेक्शनरी का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो CONFECTIONER करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फेक्शनरी का अर्थ होता है मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने का व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति यानी कार्य के आधार पर कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? बात करें, इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य कार्यकर्ता वे व्यक्ति जिन्हें पिछले 12 महीनों से कम 6 महीने या उससे अधिक कम समय तक, सीमांत कार्यकर्ता की बात करें वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 6 महीने से कम समय तक काम किया है। गैर कार्यकर्ता की बात करें ये व्यक्ति जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कोई काम नहीं किया, जैसे छात्र, गृहिणी और आश्रित पेंशनभोगी, ये गैर कार्यकर्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इसके लेखिका किरण देसाई करेक्ट हो जाएगा। इस उपन्यास को 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किरण देसाई एक भारतीय लेखिका है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक की बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक अरुंधति रॉय हैं। फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक दलाई लामा हैं। प्लेइंग इट माई वे लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर के लेखक युवराज सिंह हैं। अनब्रेकेबल के लेखक मैरी कॉम हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी है। द सबस्टांस एंड द शैडो का लेखक दिलीप कुमार है। बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कुलदीप नैयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। वर्तमान में इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण कमल, 15 लाख का नकद पुरस्कार और 1 शॉल प्रदान किया जाता है। हाल ही में ये पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। प्रथम मरणोपरांत विजेता पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब सीरीज, फिल्म या संगीत की एक विशेष श्रेणी या शैली जिसकी अपनी अलग विशेषता और विषय वस्तु होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जॉनर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिसगस्टिंग? डिसगस्टिंग का एंटोनिम की बात करें तो डिलाइटफुल हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में टाइप हो चुका है, लेकिन आप लोग इंग्लिश में समझिएगा, डिलाइटफुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है घृणित या अरुचिकर। इसका एंटोनिम डिलाइटफुल, जिसका अर्थ बहुत ही प्यारा या आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होता है? दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच प्रवाहित होता है। ये पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी की ओर बहता है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ये कोरियोलिस बल के कारण अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रयान 3 मिशन मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह के तापीय, भौतिक और रासायनिक विन्यास का अध्ययन करना था, जिसमें भूकंपीयता, मिट्टी के भौतिक गुणों का विश्लेषण और पानी या बर्फ की मौजूदगी की खोज शामिल था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन है।
यह मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन में अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग किया था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती के एक आधिकारिक मुकाबलों को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी मौजूद होते हैं। बात करें कुश्ती के एक आधिकारिक मुकाबलों को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से रेफरी, जज और मैट चेयरमैन मौजूद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार प्रत्येक मैच को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए 3 अधिकारी की एक टीम अनिवार्य होता है। रेफरी की बात करें मैट के अंदर होता है। कुश्ती शुरू करना, रोकना, अंक देना, फाउल पर नजर रखना और अंकों के लिए जज व चेयरपर्सन की तरफ इशारा करना इसका मुख्य कार्य होता है। जज की बात करें मैट किनारे बैठता है, रेफरी द्वारा दिए गए अंकों को पुष्टि करता है या अपनी असहमति दर्ज करता है और मैच का स्कोर कार्ड रखता है। मैट चेयरमैन की बात करें सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। यदि रेफरी और जज के बीच अंकों या किसी निर्णय को लेकर असहमति होता है तो मैट चेयरमैन का फैसला अंतिम माना जाता है। यह पूरे मैच के संचालन का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजी लामू लोक नृत्य मोनपा जनजाति के द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है। ये बात करें अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पारंपरिक मुखौटा लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से राज्य के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। रामायण की कहानी से प्रेरित यह नृत्य लोसर उत्सव के दौरान किया जाता है। अजी लामू में आमतौर पर 5 मुख्य पात्र होते हैं जो मुखौटे पहनकर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया था। गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए लिया था। उनके सन्यासी बनने के पीछे 4 दृश्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महल के बाहर उन्होंने 4 चीजें देखी जिन्होंने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। यह एक वृद्ध व्यक्ति यानी शरीर का क्षय निश्चित है, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध का पूर्व नाम के मन में वैराग्य जागा। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राज्य को त्याग दिया था। इसी त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 को लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या था। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ISL इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक इफेक्ट पेलोड का मुख्य कार्य चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना और रिकॉर्ड करना था। इस लैंडर का विक्रम पर लगा एक अत्याधुनिक उपकरण है। बात करें सतह की हलचल, प्राकृतिक भूकंप के साथ साथ रोवर प्रज्ञान के चलने या किसी छोटे उल्कापिंड के टकराने से होने वाले कंपन को भी मापना है। आंतरिक संरचना की बात करें, इन कंपनों का डेटा का विश्लेषण करके चंद्रमा की आंतरिक परतों को समझना है। इसमें MESM माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम तकनीक का उपयोग किया गया था जो बेहद सूक्ष्म हलचल को भी महसूस कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट के संदर्भ के निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। झारखंड में कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। इसमें दोनों कथन जो सही दिया गया है। बात करें भारतीय खनिज विवरणिका के अनुसार भारत में कोबाल्ट के भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड में पाए जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम जिले में कोबाल्ट का भंडार मौजूद है। कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल का उदाहरण है। विकल्प में से गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स गैर संपर्क बल के उदाहरण हैं। गैर संपर्क बल वे बल है जो 2 वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के मौजूद होते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अब MDS का एग्जाम जो जल्दी समाप्त होने वाला है, इसके बाद GD का एग्जाम शुरू होगा, उसका भी आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट से इन्फॉर्मेशन साथ में क्यूज PDF सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक
लिंक जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।